हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2007 का पेपर, जिसमें कि हमने ऑलरेडी सिंगल करेक्ट टाइप जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अभी ये पार्ट 2 होने वाला है पेपर 1 का, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे सब इधर सॉल्व कर लेंगे। 2 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है एंड कुछ क्वेश्चन जो मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चन है, सब इधर सॉल्व करके खत्म कर देंगे इसको। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो असर्शन रीजन में आया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। H1 H2 HN बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका मतलब अगर वेन डायग्राम बनाने की कोशिश की जाए तो कैसा बनेगा, ऐसा बन सकता है। बहुत सारे अलग अलग इवेंट है, H1 H2 HN, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा सारे के सारे मिलके सैंपल स्पेस बन जाए। ओके, बोला है सबका प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब H1 H2 H3 कुछ ना कुछ है। I इज इक्वल टू 1 2 से n तक। लेट E बी एन एनी अदर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इन बिटवीन 0 टू 1। ठीक है, E कोई भी एक रैंडम इवेंट है ऐसा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पी एच आई बाई ई ग्रेटर देन पी ई बाई एच आई इंटू पी एच आई। एक काम करते हैं, जो भी निकालने बोला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो निकाल लेते हैं। पी एच आई अपॉन ई निकालना है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, क्या आने वाला है, पी एच आई इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी ऑफ ई। ओके, सेकेंड, मुझे पी ई अपॉन एच आई भी निकालना है। पी ई अपॉन एच आई क्या आएगा, पी एच आई इंटरसेक्शन ई अपॉन पी एच आई। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हमें जो रिलेशन निकालना है इसमें 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 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज को इक्वेट कर देते हैं। तो पहले वाले से वी कैन सी पी ई मल्टीप्लाइड बाय पी एच आई अपॉन ई विल बी इक्वल टू पी ई अपॉन एच आई इंटू पी एच आई। ओके, सो अब हमें मालूम है इनइक्वालिटी जनरेट करना है। अभी ये दोनों इक्वल है, इसको मान लो कुछ तो बीटा है, इसको मान लो कुछ तो अल्फा है। अब मुझे पी ई हटाना है। वी नो कि भाई पी ई जो भी मान लेते हैं एम है, एम अल्फा की वैल्यू बी के बराबर है। दिस इंप्लाइज बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू एम के बराबर है। एंड वी नो कि एम की जो वैल्यू वो तो लेस देन 1 है। दिस इंप्लाइज बीटा इज लेस देन अल्फा। दिस मीन्स अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अच्छा, तो इससे हमने ये जनरेट कर दिया कि भाई ये जो पी एच आई अपॉन ई है वो ग्रेटर है पी एच आई इंटू पी ई अपॉन एच आई। अच्छा, जैसे ही तुम्हारे पास ये रिलेशन आएगा मस्त टिक कर सकते हैं। कौन सा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। कैच है एक, स्टेटमेंट 1 ट्रू है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है। अब ऑलवेज ट्रू क्यों नहीं है, सब कुछ तो हमने किया, हमने कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं किया है, सब सही लग रहा है हमें। नहीं, एक चीज हमने मिस कर दी। ऐसा भी तो हो सकता है ई सारे के सारे एच आई को कवर करे ही ना। लेट से ई इतना ही में रह गया, तो अगर मैं पी एच वन अपॉन ई निकालने की कोशिश करूं तो आंसर 0 आ जाएगा। एंड ई अपॉन एच वन निकालने की कोशिश करो तो वो भी आंसर 0 आ जाएगा। दिस मीन्स उस टाइम पे 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उस टाइम पे इनइक्वालिटी नहीं रहेगा। दिस मीन्स दे कैन बी इक्वल ऑल्सो, दे कैन बी इक्वल ऑल्सो। लेकिन इन्होंने क्या बोला, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है ये ऑलवेज, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड स्टेटमेंट 2 तो बहुत लल्लू था, ये तो ट्रू होगा। सारे एच आई के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होने वाला है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला सवाल देखो, बोला है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम
0.17,7 टू दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। मतलब एक प्यारा सा सर्कल है अपने पास जिसका सेंटर 0,0 है एंड हमारे पास वी हैव अ पॉइंट 17,17। यहाँ से ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट आएंगे। क्या मैंने चेक किया कि ये पॉइंट बाहर है या अंदर है? हाँ, हवा में ही देख के चेक पता चल गया। क्यों? 17 का स्क्वायर 289 होता है एंड 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये कितना आ रहा है? 338 आ रहा है। तो यहाँ पे 338 एक नंबर दिख भी रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट बाहर है सर्कल के, तो दो टेंजेंट आएगा। अब इन्होंने बोला स्टेटमेंट 1 इज द टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर टेंजेंट्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये 17,7 किस पे लाई करना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, डायरेक्टर सर्कल है कि नहीं? अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एंड दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है ऑन एक कोनिक या फिर कोई भी 2 डिग्री का कर्व है, तो वो पॉइंट का जो लोकस होता है वो क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल। मतलब क्या है कि डायरेक्टर सर्कल से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं एंड उससे दो टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये हमेशा ही क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होता था? अगर वी हैव अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बोला गया था सर्कल में जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसका सेंटर सेम एज ओरिजिनल सर्कल होता है, तो सेंटर जो होगा डायरेक्टर सर्कल का वो 0,0 ही होगा। मतलब डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम रेडियस स्क्वायर आने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट ये था कि सेंटर सेम होता है एंड रेडियस बोला गया था √2r टाइम्स होता है। इसका मतलब जो रेडियस होगा वो 2r स्क्वायर टाइम्स होगा। 2r स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 169 के बराबर। अच्छा, 2 इंटू 169 338 हुई होता है। वाव। एंड एज वी कैन सी 17,7 भी इस पे लाई कर रहा है। दिस मीन 17,7 लाइज ऑन द डायरेक्टर सर्कल एंड वहां से अगर मैं दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से अपने पास। बोला गया लेट द वेक्टर पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी टी यू। ठीक है, सिंपल। अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन है भैया, पी क्यू आर एस टी यू, सारे वेक्टर ऐसे गिवन है, डायरेक्शन गिवन है ये। ओके, स्टेटमेंट 1 बोला पी क्यू का क्रॉस आर एस प्लस एस टी, आर एस वैक्टर प्लस एस टी वैक्टर को सम करेंगे तो ये वेक्टर आएगा। दिस वेक्टर इज आर एस प्लस एस टी वैक्टर। अगर उसका क्रॉस मैं पी क्यू वैक्टर के साथ लेता हूं तो क्या नॉट इक्वल टू 0 आएगा? 100% सही जवाब, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर नहीं है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रैंडम एक एंगल है। ठीक है, पी क्यू वैक्टर एंड एस टी वैक्टर जो है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है। सो दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। पी क्यू क्रॉस आर एस, पी क्यू तो ये वेक्टर है अपना, आर एस कौन सा वेक्टर? ये पी क्यू क्रॉस आर एस इज इक्वल टू 0। ये भी नहीं होगा भाई, ये कैसे हो सकता है? इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री आएगा, तो ये तो 0 होगा ही नहीं। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। एक ट्रू हो जाता है और एक फॉल्स हो जाता है तो उससे आसान कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुम्हें इजी लगेगा आज के हिसाब से। बोला एक कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन है जो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बताओ मुझे। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो तुम बोलोगे सर बहुत ईजी है, कैसे निकालते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो 1/2 में बाहर रख देता। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2x विथ नेगेटिव साइन बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट के। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, ये कैपिटल एफ एक्स है। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। बोला है कि भाई द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज दिस, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ एक्स।
नॉट ट्रू, फॉल्स, क्योंकि ये पीरियोडिक है ही नहीं। एक्स है ना यहाँ पे, तो एक तरफ तो एक्स प्लस पाई दिखेगा, एक तरफ सिर्फ एक्स दिखेगा, ये इक्वल कैसे हो सकता है? तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भाई, ये तो साइन स्क्वायर एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई ही है, इसका मतलब ये तो ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो 4 क्वेश्चन थे हमारे पास, चारों के चारों कौन से थे? स्टेटमेंट एंड रीजन टाइप के। अब आता है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज से आया हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज से सिंपल है, देखना समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। बोला है वी आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज स्मॉल आर एंड कॉमन डिफरेंस इज 2r - 1। इसका मतलब अगर मैं वी आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो r/2 इंटू 2a का मतलब 2r प्लस r-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2r - 1। ये अपना वी आर आएगा। आगे अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। टी आर कुछ तो गिवन है, वी आर प्लस 1 माइनस वी आर माइनस 2, क्यू आर कुछ तो गिवन है। हो सकता है इसका यूज आगे वाले क्वेश्चन में हो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में तो समेसन ऑफ वी आर पूछा है, समेसन ऑफ वी आर आर इज इक्वल टू 1 से n पूछा गया है। तो पहले तो हमें वी आर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। वी आर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है देख लो, r/2, दिस इज 2r, r इंटू 2r इज 2r स्क्वायर, r इंटू -1 इज -r, -2r माइनस माइनस प्लस 1। वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो, r/2 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 2r कट जाएगा, -r प्लस 1। इसको ओपन कर दिया जाए क्या? बोलेंगे r³ माइनस r² 2 प्लस r/2। ये अपने पास आ गया वी आर। अभी मुझे समेसन वी आर निकालना है, r इज इक्वल टू 1 से n तक। तो डायरेक्टली आंसर लिख लूँ, r³ का समेसन n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू r² का समेसन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस r/2 1/2 r का समेसन n इंटू n प्लस 1/2। एज वी कैन सी कि n इंटू n प्लस 1/2 पूरा का पूरा ओवरऑल सब में कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर कितना जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2, इधर n इंटू n प्लस 1/2 कट गया, इधर बचा 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1/2 खत्म हो गया, इधर बचा 1/2। बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना है कि आंसर कितना होने वाला है। सो n इंटू n प्लस 1/2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम 6 आने वाला है, 2 3 जा 3n इंटू n, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n माइनस 1 प्लस 2 3 जा 6। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर है, n इंटू n प्लस 1/12, ब्रैकेट के अंदर जाने वाला है 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। ये हो गया समेसन वी एन। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी यही आंसर है, n इंटू n प्लस 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, सिक्वेंस एंड सीरीज का था। खाली तुम्हें आना क्या चाहिए था, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है एपी का। अब उन्होंने बोला टी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस 1 माइनस वी आर माइनस 2, एंड ऑप्शन नंबर 2 में टी आर के बारे में ही पूछा है। तो मुझे टी आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टी आर इज इक्वल टू बोला है वी आर प्लस 1 माइनस वी आर माइनस 2, और हमारे पास जो वी आर आया हुआ था वो कितना आया हुआ था, r³ माइनस r² 2 प्लस r/2। आई गेस इतना ही आया हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, r³ माइनस r² 2 प्लस r/2। r प्लस 1, वी आर प्लस 1 माइनस वी आर करेंगे इसमें से, तो देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, r प्लस 1 का होल क्यूब माइनस r³ आएगा माइनस 1/2, r² वाले में आएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r², देन इसमें क्या आएगा प्लस 1/2 r प्लस 1 माइनस r, और एक -2 तो एक्स्ट्रा है इधर। ये हमारे पास आने वाला है टी आर। तो टी आर की वैल्यू क्या आएगी, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ में a माइनस b करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है, इंटू a² r² प्लस 2r प्लस 1 प्लस b² मतलब r² प्लस ab, r इंटू r प्लस 1 इज r² प्लस r। तो पहला वाला टर्म सिंप्लीफाई हो गया, माइनस 1/2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 2r प्लस 1 आएगा, r प्लस 1 प्लस r, a माइनस बी करेंगे तो 1 आएगा।
प्लस 1/2, आर आर कट गया, ये तो 1/2 ही बचा सिर्फ, एंड -2 एक एक्स्ट्रा है। टी आर को और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया, 1 2 3, 3 बार आर स्क्वायर, 2r प्लस आर, 3r प्लस 1, ये हो गया पूरा। यहाँ से 1/2 माइनस, तो -r -1/2 प्लस 1/2 -2 -1/2 प्लस 1/2 कट गया। तो एज वी कैन सी टी आर की वैल्यू क्या आगे देख लो, 3r स्क्वायर, 3r माइनस आर डेट इज प्लस 2r, 1 - 2 डेट इज -1। ये हमारे पास टी आर आ गया। अब टी आर के बारे में पूछा है कि ऑलवेज कंपोजिट है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है। क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा, देख लेते हैं। r इज इक्वल टू -1 डालने पे आ रहा है, सो दिस कैन बी फैक्टराइज इंटू r प्लस 1 इंटू 3r माइनस 1। ये तो फैक्टराइज हो गया भैया, एंड r की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 ऐसे n तक है, तो वी कैन सी दो फैक्टर है, तो ये तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो होगा नहीं, है ना। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्यू के बारे में अब कमेंट किया गया है। क्यू के बारे में अगर कमेंट किया गया है तो क्यू क्या है वो भी देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं क्यू का। टी आर प्लस 1 माइनस टी आर, इसका मतलब टी आर का यूज आने वाला है। टी आर क्या आया था, 3r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1। क्यू आर क्या आएगा, टी आर प्लस 1 माइनस टी आर। क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, 3 टाइम्स r प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। तो यहाँ से वी कैन सी -1 प्लस 1 कट जाएगा, 3 के साथ क्या आएगा, r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 2 के साथ क्या आएगा, r प्लस 1 माइनस r, एंड बाकी सब कट गया। तो ये आ गया 3 टाइम्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2r प्लस 1 प्लस 2 बचा सिर्फ, तो ये बच गया 6r प्लस 3 प्लस 2 5, 6r प्लस 5, मतलब क्यू आर जो है हमारे पास 6r प्लस 5 है। कैन वी क्लियरली सी कि 6r प्लस 5 जो भी है ये तो AP का टर्म है, यस। तो Q1 Q2 Q3 आर इन AP, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ तक सही है विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 6 होने वाला है, देख लो Q1 की वैल्यू निकाल लो 11 आएगी, Q2 की वैल्यू निकाल लो 17 आएगी, तो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 6 आने वाला है। हम तो डायरेक्टली बोल सकते थे R का जो कोएफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, तो 6, बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी आता है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2। तो पैराग्राफ नंबर 2 यहाँ शुरू होता है, ठीक है, देख लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 काफ़ी आसान नहीं है, देखते हैं क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार JEE 2023 में भी आया है, बस वहाँ पे सर्कल छोड़ के पैराबोला एंड एलिप्स था शायद, ठीक है, देखते हैं। बोला है कंसीडर सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अपना सिंपल सा प्यारा सा सर्कल है, ठीक है, रेडियस है 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ऐसा कुछ पैराबोला है। बोला है दे इंटरसेक्ट एट P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। मैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुरंत निकाल सकता हूँ, कैसे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। देखते हैं आगे। इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वो हमें दिख भी रहा है, ठीक है। टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P एंड Q, सर्कल पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए P एंड Q पे, सर्कल पे ड्रॉ किया, सिंस ये सिमेट्रिक है तो एक्स एक्सिस पे ही मीट करेगा, एंड उन्होंने भी यही बोला कि एक्स एक्सिस पे मीट कर रहे हैं एट आर, एंड टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट P एंड Q। अब इसको कौन सा भगवा कलर ले लेते, पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो भी एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, उसको उन्होंने नाम दिया है S, ठीक है। देन अब आगे क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS PQR। ये सब निकालने के लिए हमें PQR ये सारी पॉइंट्स चाहिए मुझे। सो सॉल्व कर लेते हैं एक पैराबोला एंड सर्कल को, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कैन वी सी, ये फैक्टराइज हो रहा है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू, सही लिख रहा हूँ ना मैं, 0, नहीं ये तो गलत लिख दिया मैंने, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन सी x की वैल्यू या तो 1 या तो -9,
सिंस -9 इज नॉट पॉसिबल तो x की वैल्यू 1 होगी। अब -9 पॉसिबल क्यों नहीं है कि x की वैल्यू 9 -9 डाल दोगे तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा ना, वाई स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो x की वैल्यू 1 है पक्का। x की वैल्यू अगर 1 है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 8 आएगी, जिस मीन्स y की वैल्यू 2 आ गई, प्लस और माइनस 2√2। कैन वी से कि p जो पॉइंट है अपना p, वो पॉइंट तो आ गया 1, 2√2, एंड q वाला जो पॉइंट है वो भी आ गया 1, -2√2। ओके, सो p इज नोन 1, 2√2 एंड q इज ऑल्सो नोन 1, -2√2। अब क्या मुझे r पॉइंट आ जाएगा? हाँ, एक ही बार में आ जाएगा। मैं अगर p पॉइंट पे टेंजेंट लिखता हूं ऑन ए सर्कल तो x1 की वैल्यू 1 है, प्लस y1 2√2 इंटू y इज इक्वल टू दिस। ये हमारे टेंजेंट PR। अब मुझे r का कोऑर्डिनेट निकालना है तो y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब r का कोऑर्डिनेट पक्का 9, 0 है। इसी तरीके से मैं P पॉइंट पे पैराबोला पे अगर टेंजेंट लिखूं तो y1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस x1। अब मुझे अगर s की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इसका मतलब s का कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आया? -1, 0। अब क्या मुझे सारे के सारे कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं? बोलेंगे हाँ भैया। तो क्या मैं PQS ट्राइंगल, PQS मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया बता सकता हूं बहुत आसानी से? ट्राइंगल PQS अपॉन ट्राइंगल PQR चाहिए मुझे। तो PQS का एरिया होगा हाफ बेस को मैं PQ बोलूंगा। PQ का लेंथ मुझे मालूम है 4√2 इंटू हाइट मैं इसको बोलूंगा। ये कितना है? ये -1 है और ये 1 है, तो ये डिस्टेंस 2 है। फिर से हाफ इंटू बेस, PQR में बेस तो फिर से 4√2 है। हाइट ये 1 वाला पॉइंट है, 1 से यहाँ 9 तक गया तो हाइट 8 है, तो 1/2 ये सब कट जाएगा, 1/4 आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बोला है द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PRS। यहीं से हो जाएगा PRS पे फोकस करो। PRS ट्राइंगल ये है, इसके सर्कम सर्कल का रेडियस चाहिए। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या ये दोनों 90 डिग्री हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तब तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर होता है, और सर्कम सेंटर आ जाएगा तब तो रेडियस ही आ जाएगा। तो राइट एंगल चेक करने के लिए मैंने ये चेक किया, ये इसका स्लोप कितना आएगा? स्लोप ऑफ PS 2√2 - 0 अपॉन 1 - -2, तो इसका स्लोप आया √2। स्लोप ऑफ PR निकाल लो एक बार, तो 2√2 - 0 डेट इज 2√2, 1 - 9 - 8, 2 4 जा, सो √2 से √2 मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दे तो ये आ गया -1/2 √2। ओ हो, प्रोडक्ट आ गया -1/2। -1 आ जाता, प्रोडक्ट तो परपेंडिकुलर हो जाता और मजा आ जाता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तुरंत। ठीक है, ये तो हमने चेक कर लिया, मतलब ये नहीं है। इसका मतलब अब कैसे और क्या तरीका है? देखो बहुत सारा तरीका है। एक तरीका मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंस तीनों कोऑर्डिनेट तुम्हें मालूम है P, S एंड R, एंड ये तो तुम्हें मालूम है कि SR इज पैरेलल, मतलब SR बेसिकली एक्स एक्सिस ही है। तो मैं इधर साइड से एक बार ट्राइंगल बना देता हूँ, देखना। जहाँ पे ये मुझे मालूम है P है, ये S है, ये R है। इसका कोऑर्डिनेट -1, 0, इसका कोऑर्डिनेट 9, 0 एंड इसका कोऑर्डिनेट 1, 2√2। अब मैं क्या करता हूँ ना, सर्कम सेंटर निकाल लेता हूँ। सर्कम सेंटर जहां भी आएगा उसका किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो सर्कम रेडियस हो जाएगा। उसके लिए मैंने सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर और इसके मिड पॉइंट 9 और -1, 8/2 4, एक सर्कम सर्कल तो आने वाला है x इज इक्वल टू, सर्कम सेंटर निकालने के लिए ये वाला लाइन आने वाला है x इज इक्वल टू 4। अब किसी भी एक साइड के परपेंडिकुलर, पहले तो P और S का मिड पॉइंट बताओ, तो 1 - 1 0 0 आ जाएगा, 2√2 + 0 तो √2 आ जाएगा। इससे पास होने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो सर्कम सेंटर होगा।
तो स्लोप ऑफ पी एस अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं। 2√2/2 डेट इज √2। इसका मतलब उसके परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा वो होगा माइनस, एंड पास कर रहा है √0, से, तो इक्वेशन आने वाला है y-√2 इज इक्वल टू -1/√2 इंटू एक्स माइनस 0। ये आ गया y इज इक्वल टू √2 माइनस x/√2। ये दूसरा लाइन है अपने पास। पहला लाइन था x इज इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सरकम सेंटर। तो x की वैल्यू 4 डाल दो, तो y कितना आने वाला है, √2 माइनस 4/√2, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो ये 2 बन जाएगा, 2√2, तो ये -√2 आ गया। मतलब सरकम सेंटर जो आया वो आया 4, -√2। एंड एक वर्टेक्स कोई बहुत इजी सा बताओ, -1, 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, 4 माइनस माइनस प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो √27 आ गया। √27 इज 3√3। इसका मतलब सरकम रेडियस जो आया वो 3√3 आया। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR। अब उन्होंने ट्राइंगल बदल दिया। PQR ट्राइंगल का तुम्हें क्या चाहिए, इन सर्कल। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका तुम्हें इन सर्कल का रेडियस चाहिए। अब देखो इन सर्कल का रेडियस निकालने के लिए फिर से वही कर सकते हैं, इन सेंटर निकाल सकते हैं। इन सेंटर से किसी भी साइड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। सरकम सेंटर में क्या था, कोई एक लेट से ट्राइंगल है तुम्हारे पास, तो सरकम सेंटर में बहुत अच्छा था, सरकम सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वही सरकम रेडियस होता है। लेकिन इन सर्कल में वर्टेक्स का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। इन सेंटर ये अगर है तो वहां से तुम्हें परपेंडिकुलर फ्रॉम साइड निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो इन सेंटर निकालना सही रहेगा क्या, नहीं, तो क्या निकालें, कुछ भी निकालो। एक फॉर्मूला बचपन में कभी पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकालना बहुत आसान है, हाफ इंटू डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट, बेस इंटू हाइट। बेस तो 4√2 इंटू हाइट कितना था, 8, तो 2 जा, तो आ गया 16√2। एस क्या होगा, साइड लेंथ। साइड लेंथ एक तो 4√2 है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, ये कोई एक लेंथ निकालो, 9 - 1 8, 8 का स्क्वायर 64 एंड 2√2 का स्क्वायर 8, तो √72 आ गया। 72 36√2 है, 6√2 प्लस 6√2, 12√2 प्लस 4√2, 16√2, 16√2/2 सेमी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो 8√2, तो आंसर 2 आया। इसका मतलब इन रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों के दोनों पैराग्राफ हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है जो इजी है, इसलिए मैं अभी करते रहा हूं। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन क्या करें, 3 क्वेश्चन के लिए एक और पार्ट बनाना, उससे अच्छा अभी सॉल्व कर लो। देखो 3 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, तीनों के तीनों होमोजीनियस है। अब इसके इक्वेशन के सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, तो हमें पता है होमोजीनियस इक्वेशन का डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब हमेशा 0 होता है। क्रैमर्स रूल लाओ, क्रैमर्स रूल। अब डेल्टा जब निकालोगे तो डेल्टा तो ये आएगा ABC BCA CAB। अब ये तो सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है, इसको तो रटाया जाता है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, -(a³ + b³ + c³ -3abc। जिसको ध्यान से देखोगे तो ये फैक्टराइज भी हो जाता है, a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -cm। ये हमारे पास डेल्टा है। अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं भाई। पहला ऑप्शन बोला है अगर a + b + c 0 नहीं है, मतलब ये 0 नहीं है, बट a² + b² + c² ab + bc + c के बराबर है। ओके, तो डेल्टा तो 0 आ गया। अच्छा, डेल्टा 0 है एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। यहाँ तो कहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन टाइप का दिया नहीं है। ओके, अब तुम ध्यान से सोचो, a² + b² + c² -ab -bc -ca कब 0 होता है, when a is equal to b is equal to c। अच्छा, इसका मतलब a b c सब बराबर है इसके हिसाब से। हाँ,
अगर ए बी सी बराबर है तो तीनों के तीनों इक्वेशन तो सेम ही लिखे हुए हैं। हाँ, द इक्वेशन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल प्लेन। यस, इक्वेशन रिप्रेजेंट प्लेन मीटिंग वन लेट नहीं, ये नहीं चलेगा। द इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन दिस, ये नहीं चलेगा। आर चलेगा। द इक्वेशन रिप्रेजेंट होल थ्री डायमेंशन नहीं। ए ऑप्शन के लिए आर चलेगा। अभी सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में बोला ए प्लस बी भी जीरो नहीं है और ये भी इसके बराबर नहीं है। दिस मीन्स उस टाइम पे डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है सी ऑप्शन में। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो हो गए तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। 0,0,0। इसका मतलब द इक्वेशन रिप्रेजेंट प्लेन्स मीटिंग ओनली एट ए सिंगल पॉइंट पी। ठीक है, इसका सी का पी है, एकदम सही है। डी ऑप्शन, अगर ए प्लस सी भी जीरो है, ये भी जीरो है तो डेल्टा तो पक्का जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी ए बी बी सी सी ए के बराबर है, तो ए बी सी तीनों बराबर भी है। अच्छा, ए बी सी तीनों बराबर है और ए प्लस सी भी जीरो है, इसका मतलब ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो है। जीरो 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 है तो ये तो जीरो 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 आ गया, सब जीरो, मतलब ऑलवेज ट्रू, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। तो इक्वेशन रिप्रेजेंट द होल थ्री डायमेंशनल स्पेस एस। तो जो बच गया वो होगा ए प्लस सी जीरो है, ए प्लस सी जीरो है और ये जीरो नहीं है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ए प्लस सी जीरो है तो डेल्टा तो जीरो होगा। अब तुम्हें सोचो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है ना, बट ए प्लस सी जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? अब भाई ऐसे सोच लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ लिख क्यों रहा हूँ मैं, इधर से लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं सोचो, अब ए बी सी को तीन अलग अलग वेरिएबल मान लो, एक्स वाई जेड को कांस्टेंट मानो, ये तीनों इक्वेशन सही होना चाहिए, तभी होगा जब एक्स की वैल्यू वाई के बराबर, वाई की वैल्यू जेड के बराबर आ जाए। तो उस टाइम पे ए प्लस सी जीरो होगा। देखो, एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस सी जीरो। नेक्स्ट वाले में भी एक्स कॉमन लेंगे, ए प्लस सी जीरो। नेक्स्ट वाले में भी, तो तीनों ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब एक क्यू ऑप्शन। चलो, सिंपल था। क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चन आता है, अभी भी आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब ये बहुत ईजी था। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 के बीच में ही सारे फंक्शन को एनालाइज करना है। एक्स इंटू मॉड एक्स है भाई, एक्स इंटू मॉड एक्स तो अच्छा फंक्शन है। एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स नेगेटिव होगा, मतलब सबका ग्राफ ही बना सकते हैं। -1 to 1 में ऐसा ग्राफ कैन बी सी कंटिन्यूअस है, यस। पी डिफरेंशिएबल, यस डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ डी वाई डी एक्स जीरो होगा। क्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यस। नॉट डिफरेंशिएबल एट लीस्ट वन पॉइंट, गलत। तो पी क्यू आर पे अलग। रूट मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा सोचो, जब एक्स पॉजिटिव तो ऐसा ग्राफ, एक्स नेगेटिव तो ऐसा ग्राफ, एकदम सिमेट्रिक। रूट एक्स का ग्राफ मैं एक्स को मॉड एक्स से चेंज कर दिया तो जस्ट वाई एक्सिस का सिमेट्रिक। ये तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल एट लीस्ट वन पॉइंट इन -1 to 1, ठीक है, एस तो सही है। कंटिन्यूअस इन -1 to 1, पी भी सही है। डिफरेंशिएबल नहीं, क्यू सही नहीं है। आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी सही नहीं है, तो इसका तो एस एंड पी है। अभी ग्रेटेस्ट नंबर वाला भूल जाओ, इसके बारे में सोचो। -1 1, ये तो ईजी है। -1 डालने पे 2 आएगा, 1 डालने पे भी 2 आएगा, एंड ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो -1 to 1 में तो ये कांस्टेंट है, तो कंटिन्यूअस इन -1 to 1 एकदम ट्रू है, पी। डिफरेंशिएबल इन -1 to 1, हाँ डिफरेंशिएशन जीरो है हमेशा, क्यू। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आर नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी नहीं है, तो डी का। एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में सोचते हैं, इन बिटवीन -1 to 1। एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में सोचते हैं, इन बिटवीन -1 to 1। -1 0 1, पहले 0 to 1 के बीच में, एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू 0, ठीक है, एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 2, एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 2, एग्जैक्ट -1 पे वैल्यू -1 -1 -2, ठीक है, तीनों पॉइंट पे आ गया।
अब देखो, अगर मैं 0 से 1 के बीच में लेता हूँ फंक्शन, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन मतलब यहाँ पे जाके मीट करेगा ऐसे। ओके, अगर मैं -1 to 0 के बीच में लेता हूँ तो ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन लाइन। x माइनस वन लाइन को ड्रॉ करने जाऊँगा तो x को 0 पुट करूँगा तो y -1, एंड y को 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 1, एंड जब x को -1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -2। ये ग्राफ। ओके, नाउ वी कैन सी क्या कंटिन्यूअस है, नहीं, क्या डिफरेंशिएबल है, इट कैन बी नॉट डिफरेंशिएबल एट एटलीस्ट 1 पॉइंट इन -1 to 1। ठीक है, तो ये तो सही है। यस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या? हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कोई भी x2 पॉइंट लो, x1 से बड़ा ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है, तो ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 1/x², tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x का लिमिट है -1 to 1, तो tan इनवर्स 1 π/4 माइनस π/4 तो प्लस π/4, तो π/2 आंसर तो पहले का है। ये तो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x में इंटीग्रेशन लिमिट है जीरो, साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 0 0, तो ये भी ऐसा है। dx/1 - x², ये तो डायरेक्टली है 1/2 इंटू ln 1 - x/1 + x, लिमिट लगा दो कहाँ से, 2 से 3, तो 1/2 ln 1 - 3 मॉड है, तो 1 - 3 दैट इज 2, 2/4 माइनस ln 2 डालेंगे तो 1/3, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ln 2/4 डिवाइड बाई 1/3, 3/2, 1/2 ln 3/2, 2 की पावर -1 ले लो, एंड 2 इंटू ln 2/3 लिख दो। ठीक है, ये क्यों, एंड ये तो डायरेक्टली सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 इज π/3 माइनस सेक इनवर्स 1 0, π/3 आंसर आर। ओके, तो यहाँ पे हमने 2007 IIT JEE का पेपर 1 कंप्लीट कर दिया है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। पेपर 2 जल्दी आने वाला है, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा पेपर 2, तो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।